तब आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या, जो क्लास 9th का चैप्टर 6 में है। ठीक है, एनसीईआरटी है। चलिए तब शुरू करते हैं जनसंख्या के बारे में। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे जो विश्व है, हमारा जो भारत क्या विश्व है, उसमें बिना मानव का अगर रहे तो कैसा रहेगा? ठीक है, आगे देखिए। संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संसाधनों का जो उपयोग, जो संसाधन होता है, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और आगे 10th में भी पढ़ेंगे, संसाधन के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ये पूछ रहा है कि उसको, और संसाधन का जो उपयोग होता है, ठीक है, और संस्कृति जो वातावरण निर्माण करता है, संस्कृति जैसे हिंदू धर्म अपना संस्कृति मानते हैं, मुस्लिम अपना मानते हैं, ठीक है, तो वो भी संस्कृति का निर्माण करता है। ये आपसे पूछ रहा है कि ये करता कौन है? ठीक ना। समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान है। समाज और अर्थव्यवस्था के विकास, जैसे कि देखा जाए आज से 200 साल पहले जो हमारा देश था या हमारी जो पृथ्वी थी, आज वैसा तो नहीं है। एक समय ऐसा था कि एरोप्लेन नहीं था। आज से 300 साल पहले एरोप्लेन नहीं था, लेकिन आज देखिए, आज आपको एरोप्लेन है। आज से ज़्यादा नहीं, आज से 20 साल पहले जाते हैं, स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में हमारे पास स्मार्टफोन है। बस यही बता रहा है कि हमारे समाज को और अर्थव्यवस्था को क्या होता है, विकास करता है। कौन करता है? मानव एक बहुत बड़ा योगदान निभाता है विकास में। ठीक ना। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करता ही है, वह स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होता है। देखिए, मानव तो एक संसाधन का उपयोग कर ही रहा है, लेकिन जो हम लोग हैं, हम लोग भी एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम लोग भी संसाधन का ही एक रूप है। ठीक है। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। कहना ये चाह रहा है कि कोयला जो था, एक समय तक, जैसे कोयला को पहले खोज नहीं हुआ था तो वो क्या था, एक तरह का चट्टान ही था। जब उसका कोयला का खोज हो गया तो हम लोग समझ गए कि वो ईंधन है, तो हम लोग के लिए क्या हो गया, संसाधन बन गया। ऐसे ही बहुत सारा चीज़ है जो अभी के डेट में हमें जानकारी नहीं है। हो सकता है आने वाले 500 साल बाद, 1000 साल बाद पता चले, तो वो हमारे लिए उस समय संसाधन बन जाए। ठीक ना। चलिए, प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं, तब वो आपदा बन जाते हैं। ये आपको बता रहा है कि जैसे बाढ़ हो गया या सुनामी हो गई, ये सब क्या है, अगर जब किसी कहीं जगह को प्रभावित करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि आपदा है। ठीक ना। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक अधिक तत्व है। इसलिए हमारा जो समाज का देखा जाए, समाज की अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसमें जनसंख्या कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दुनिया तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उनके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये आपको समझाना चाह रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए, हमारे लिए सब कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे संसाधन हो गया, आपदा हो गया, ये बता रहा है। ठीक ना। ये सब जो चल रहा है, देखिए अभी हम आपको और अच्छे से क्लियर करते हैं। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूप को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करती है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं। सीधा घुमा फिरा करके आपको यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं जनसंख्या का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। चाहे आप जिस चीज़ में भी देख लीजिए, हम आपको इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं, आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए, कहीं ना कहीं मान लीजिए कि पृथ्वी में आपदा ही हो गया, हमारे भारत में आपदा ही हो गया, तो हमें पता रहेगा तब तो हम कुछ करेंगे, कब तब ना हम कुछ कर पाएंगे। संसाधन ही चाहिए। मान लीजिए हम 200 आदमी का संसाधन लिए, पता चला पॉपुलेशन 6 महीना में हम तैयार किए कि हमको एक बिल्डिंग बनाना है, इसमें 500 आदमी को रखना है, लेकिन वो बिल्डिंग बनते बनते 2 साल लगा और पता चला कि जनसंख्या 500 से बढ़ के 800 हो गया, तो फिर वो 300 आदमी कहाँ जाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जनसंख्या जो है वो निभाता है। ठीक है। वह कहाँ
एवं कैसे रहते हैं, उनकी जनसंख्या में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। ठीक है, इसी बात को बता रहा जो भी हम आपको किए। आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से ये थोड़ा पुराना एनसीईआरटी का मैं नया वेबसाइट से डाउनलोड कर रहा था, वो मिल नहीं रहा था। ये पुराना वेबसाइट पुराना बुक है। ठीक है, इसमें से ये वाला जो पार्ट है आपको काट करके हटा दिया गया है न्यू बुक से। ठीक है, जो जो काट के हटा दिया गया मैं आप लोगों को बताते चलूँगा, ये आप लोगों को अब नहीं पढ़ना है। अब देखिए क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। अब हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या का क्या आकार है और इसका वितरण कैसे है, क्या है, किस जगह पे कैसे है, कैसे किया गया है। ठीक ना, चलिए। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। भारत की जो जनसंख्या है उसका आकार पे और संख्या के आधार पे हम लोग वितरण किए हैं। अब देखिए मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या जो थी 12,106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। अब बात यहाँ पर ये आता है कि 2011 ही क्यों, जनसंख्या हर 10 वर्ष में होता है, लेकिन कहा जाए हम ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 2021 में जनसंख्या इसलिए नहीं हुआ कि कहीं ना कहीं कोरोना जो आपदा आया था उससे बहुत लोगों का, अगर वो हो जाता तो सरकार की नाकामी हो जाती, जिसके वजह से 2021 में जनगणना नहीं हुआ, जो अब 2027-28 में होने वाला है। तो इसके वजह से 2021 में तो जनगणना हुआ नहीं, इसलिए हम लोग को कौन सा पढ़ना है, 2011 वाला ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बता रहा है कि मार्च 2011 में जो भारत की जनसंख्या हुई थी उसमें लगभग 12 करोड़ लोग थे, और जो कि पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है, 17% है। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 38.8 लाख वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ये जो 12 करोड़ लोग हैं, ये भारत का जो भूभाग है वो सिर्फ 38.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, उसी में 12 करोड़ लोग रहते हैं। ठीक ना, विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4%, जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2.4% ही हो रहा है पूरे विश्व का, लेकिन जनसंख्या के आधार पे देखिए तो 17.5%। हम लोग को रहना चाहिए, खूब से खूब रहते तो 5% तक अगर जनसंख्या के आधार पे रहते, मान लीजिए ये अगर 5% रहता तो बहुत बढ़िया रहता। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा भूभाग है सिर्फ 2.4% और जनसंख्या 17.5%। ठीक ना, के विशाल क्षेत्रों में आसमान रूप में वितरित हुए हैं। चित्र 6.1 में देखें, उसको देखते हैं, पहले इसमें देख लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ दिया हुआ है। हाँ, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। आप लोग देख लीजिए जनगणना क्या होता है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। ठीक है, सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, 1872 में। हालांकि 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की जा सकी। जो 1872 में जनगणना हुआ था वो पूर्ण रूप से संपूर्ण नहीं हुआ था, इसलिए उसको वैध नहीं माना जाता। वैध जनगणना जो है 1881 से ही माना गया है और हर 10 वर्ष में होते आया है। 91 में हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद 2001 में हुआ, 2011 में हुआ। ठीक ना, ये कब से चले आ रहा है, 1881 से चले आ रहा है। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। भारतीय जनगणना, खैर ये सब उतना कुछ खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोला था, 6.1 फिगर में देखने के लिए बोला था ना, यहाँ देखिएगा क्या बता रहा है। ये देखिए यहाँ पर जनसंख्या बता रहा है, जनसंख्या कितना है, विश्व 82.5% इधर है, ये वाला पार्ट है 82.5%, 82.5%, इतना बड़ा भाग है। ठीक, और हमारा भारत जो है ये 17.5% जनसंख्या के आधार पर। देखिए कितना बड़ा है, जनसंख्या वाला जो है कितना बड़ा है। अब हम लोग आते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो ये देखिए भारत का क्षेत्रफल एकदम छोटा सा, जितना बर्थडे में केक मिलता है खाने को उतना ही बड़ा है। और बाकी जो ये रहा, ये पूरा का पूरा विश्व का क्षेत्रफल है। तो अब समझ में आ रहा है कि हमारा भारत में क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, क्यों हमारा भारत पीछे है, हमारे यहाँ पे बेरोजगारी क्यों ज़्यादा है।
संसाधन ही नहीं है, जनसंख्या ज़्यादा है। अब बहुत लोग ऐसे हैं जिसके पास ज़मीन नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको समझाया गया है, कितना बढ़िया डायग्राम है। बहुत के पास अपना घर नहीं है, किसी के पास घर है तो खेती करने के लिए नहीं है। वो क्या करते हैं, किसी और के खेत में जाके मजदूरी करते हैं, कहीं और कमाते हैं। ठीक है, यही रीज़न है कि भारत में जनसंख्या हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। क्षेत्रफल देखिए 2.4%, कितना छोटा सा है, लेकिन यहीं पर देखा जाए जनसंख्या तो कितना बड़ा है। ठीक है, अब आप लोग इसको देखिएगा, हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर बोले, सर्वाधिक घनत्व कहाँ है, तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा। लेकिन सर्वाधिक अगर एरिया वाइज देखा जाए, सबसे ज़्यादा घनत्व नहीं, महाराष्ट्र नहीं, वो बिहार होगा, हमारा बिहार होगा, मैं गलती कर रहा हूँ। हाँ, ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक घनत्व वाला शहर देखा जाए तो वो मुंबई होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जहाँ की कुल आबादी 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 17% हिस्सा निवास करता है। हमारे भारत में पहले तो हमारा कितना, भारत का 17.5% है पूरे विश्व का। उस हम लोग 17.5% को एक समय के लिए 100% मान लेते हैं। ठीक है, 17.5% है, इसको हम लोग कुछ समय के लिए 100% मान लेते हैं। अब इस 100% की जो बात हो रही है, इसका 16% केवल उत्तर प्रदेश में निवास करता है। दूसरी ओर हिमालयी क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है। अगर देखा जाए तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में इतना जनसंख्या है, तो एक तरफ सिक्किम में बहुत कम जनसंख्या है। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, आप लोग सोचिए, हालांकि आगे पढ़ाऊंगा मैं, कमेंट करिएगा। ठीक है, और फिर देखा जाए लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग ही निवास करते हैं। ठीक है, ये बात आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों। तो देखिए, बहुत सारा रीज़न है, पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। रीज़न ये है कि उत्तर प्रदेश जो है मैदानी भाग में आता है, लोग रहना पसंद करते हैं। अब हमारा सिक्किम हो गया, सिक्किम एक तो आपका 7 सिस्टर वाले मतलब राज्य है, उस साइड में पड़ता है। ठीक है, पहाड़ी इलाका थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पर आप खेती अच्छे से कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे ही आपका जनसंख्या कम हो गया। लक्षद्वीप हो गया, तो देखिए इंडिया के जो भूभाग है, मेन भूभाग है, वहाँ से कितना दूर है, 280 से 480 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। ये केरल, कर्नाटक केरल जो है, वहाँ से डिस्टेंस देखा जाए तो कम से कम 250 किलोमीटर दूर है, तो जनसंख्या तो कम होगी ही। ठीक है, आप लोग भी अपने हिसाब से बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। भारत का जो आबादी है, अगर देखा जाए तो केवल 5 राज्यों में ही आधा आबादी निवास करता है। कौन कौन सा है? पहला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है, पश्चिम बंगाल आता है और आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। देखा जाए तो क्षेत्रफल अगर भारत में जो 28 राज्य है, उसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल आपका राजस्थान का होता है। लेकिन जिसकी आबादी भारत के कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल सही में बहुत बड़ा है, ठीक ना, लेकिन जनसंख्या देखा जाए तो सिर्फ 5.5% है। ठीक है, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है? अब आपसे पूछा गया है कि बताइए भारत में जनसंख्या का असमान वितरण का कारण क्या है। कहीं पर राजस्थान में इतना बड़ा ह्यूज एरिया है, बहुत बड़ा ज़मीन है, जगह है, ठीक है, लेकिन जनसंख्या कम है। कहीं अगर देखा जाए तो बिहार में रिसोर्सेस नहीं है, 1102 जनसंख्या घनत्व है हमारे बिहार का। ठीक है, इतना भीड़ वहाँ पर क्यों है? तो कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि रेगिस्तान, देखिए रेगिस्तान जो है वो राजस्थान में पड़ता है। आधा राजस्थान जो है वो तो रेगिस्तान से कवर हो जाता है, लगभग 15 से 20% राजस्थान, तो उस एरिया को पहले ही आप लोग छोड़ दिए। फिर जो बचा, बहुत अच्छा नदी है, बहुत मात्रा में नदी है, बहुत मात्रा में पहाड़ है, जिसके वजह से क्या होता है, अगर देखा जाए तो 50% ही राजस्थान का एरिया बच रहा है जिसमें आदमी निवास करते हैं। लेकिन हमारे बिहार पे आ जाइए, हमारे उत्तर प्रदेश में आ जाइए, तो जो 100% है, 100% में 95% से ज़्यादा में आदमी निवास करता है, जिसके वजह से यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है।
प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। देखिए आपको बता रहे हैं कि प्रति इकाई जो क्षेत्रफल में कुछ क्षेत्रफल देखा जाए, प्रति इकाई जो क्षेत्रफल है उसमें जितने लोग रहते हैं उसकी गणना होती है। उसके बाद देखा जाता है कि हाँ क्या है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। ठीक है, भारत जो है विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते, केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। केवल बांग्लादेश और जापान ही ऐसा देश है जिसका जनसंख्या घनत्व हमारे भारत से ज़्यादा है, नहीं तो सबका जितना भी देश है सबका जनसंख्या घनत्व हमारे भारत से कम ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब वर्ग का मतलब ऐसे समझिए 1 किलोमीटर चारों तरफ से, इधर से भी आपका 1 किलोमीटर होगा, इधर से भी आपका 1 किलोमीटर, इधर से भी 1 किलोमीटर, इधर से भी 1 किलोमीटर, ऐसे ही आपका निकाला जाता है। तो ये जो एरिया हुआ चारों तरफ से 1-1 किलोमीटर ले लिया गया। अब इस बीच में जितने लोग रहते हैं उसको क्या क्या कहा जाएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक ना, कितना था हमारे भारत में, कितना था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हमारे भारत का कहाँ का है, बिहार का है, कितना 1102। वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश देखा जाए सेवन सिस्टर का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट पड़ता है एकदम पूर्वी साइड में, ठीक ना, तो वहाँ पर कितना सिर्फ 1 किलोमीटर चारों तरफ से देखा जाए मतलब 4 किलोमीटर समझिए, 1 किलोमीटर का स्क्वायर में ले तो कितने लोग रह रहे हैं, सिर्फ 17 व्यक्ति ही रह रहे हैं। क्या कह रहा है चित्र 6.3 में देखिए, जनसंख्या घनत्व का असमान वितरण कहाँ है 6.3, ये देखिए यहाँ पर दिखाया है थोड़ा, यहाँ आपको क्लियर नहीं दिखेगा लेकिन आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 16% है, महाराष्ट्र में 9% है, बिहार में 9% है, पश्चिम बंगाल में 8% है, आंध्र प्रदेश में 7% है, मध्य प्रदेश में 6% है। ठीक ना, ये आप लोग देख लीजिएगा, इसको एक बार गौर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है ये देखिए, ये आपको डायग्राम बता रहा है। जो ज़्यादा ग्रीन है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व 250 से कम है। 250 से मतलब अगर 1 किलोमीटर हम लोग इस तरह से ले ले, 1 किलोमीटर ऐसे 1 किलोमीटर ऐसे अगर ले ले तो इसमें 250 से लोग कम रहते हैं। तो कितना वो ग्रीन से दिखा रहा है, किधर है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक ना, उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और ऊपर में लद्दाख। ठीक है, यहाँ पर देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश भी। फिर उसके बाद देखा जाए जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 250 से 500 तक है, तो 250 से 500 तक कहाँ है, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और असम है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग देख लीजिएगा। एकदम रेड जो है जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है 1000 से ऊपर है, तो एक आपका पश्चिम बंगाल आता है और एक आपका बिहार आता है। लेकिन इस दोनों में टॉप कौन करता है, हमारा अपना बिहार टॉप करता है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, भारत की जनसंख्या का यहाँ पर देखिए स्रोत भारत की जनगणना 2011 का है। अब यहाँ पर देखिएगा, आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत से 29वां राज्य बना। आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, उसको तोड़ करके तेलंगाना बनाया गया था 2 जून 2014 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा जाए 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का नाम बताइए। अभी आपको ये डायग्राम बताया, अब पूछ रहा है कि बताइए 250, जहाँ पर 250 से
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम रहते हैं वहाँ पर बताइए। तो हम तो अभी आप लोगों को बताया था, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्था इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायित्व है। देखिए, सब कम जनसंख्या होने के पीछे रीज़न है, कहीं ना कहीं पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, ज़्यादा नदी तालाब है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि जनसंख्या जो है कम है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है और क्यों? ये आपसे पूछ रहा है, आप लोग देख करके छांट के लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। देखा जाए तो जो प्रायद्वीपीय पठार जैसे वाले राज्य पड़ते हैं या असम है, अगर देखा जाए तो अधिकतर इन लोग का जो है एवरेज, ऑन एन एवरेज 500 के लमसम 500 जनसंख्या घनत्व रहता है। ठीक है। पहाड़ी, कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। वही बात है, कहीं ना कहीं देखिए तो आपको पठार है, पर्वत है, नदी है, तालाब है, ये सब क्या करती है, कहीं ना कहीं आपको जनसंख्या को प्रभावित करती है। ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा पहाड़ है वहाँ के लोग को रहने में दिक्कत होता है, आप खेती बढ़िया से नहीं कर सकते तो लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते, वो देखते हैं मैदानी इलाका में आ जाते हैं, मैदानी इलाका में आके बसते हैं, जिससे रहने में भी आसानी होती है, खेती बाड़ी भी होती है, और बाढ़ आता है तो बहने में भी आसानी होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी मैदान भाग एवं दक्षिण में केरल की जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक है। उत्तरी मैदान में देखा जाए तो उत्तरी मैदान में जनसंख्या घनत्व अधिक है। उत्तर प्रदेश में था, बिहार में था, बंगाल में था, ये सब में जनसंख्या घनत्व अधिक है, और केरल में भी जनसंख्या घनत्व अधिक था, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। रीजन क्या है, मैदानी भाग है और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, वर्षा भी ठीक ठाक हो जाती है। उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। अब उत्तरी मैदान में जो पूछ रहा है आपसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन है, तो पहला तो बिहार है, दूसरा बंगाल है, तीसरा उत्तर प्रदेश है। हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। अब इसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग जब करेंगे तब हम लोग देख लेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, टाइम भी थोड़ा अच्छा खासा हो गया है। ठीक है।